नमस्कार। आज हम प्रयोगवाद करेंगे। क्वेश्चन है कि प्रयोगवादी कविता का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसकी सामान्य विशेषताएं बताइए। या फिर इस तरह से भी आ सकता है कि प्रयोगवादी काव्यधारा की सामान्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। आधुनिक कविता में हिंदी काव्य में तार सप्तक प्रकाशन के साथ ही प्रयोगवाद का जन्म हुआ सन 1943 में। तार सप्तक की भूमिका तथा इसके कवियों के वक्तव्यों में प्रयोगों संबंधी विशद चर्चा की गई है। तार सप्तक के अतिरिक्त पाटल, दृष्टिकोण आदि पत्रिकाओं में प्रयोगवादी कविताओं को स्थान दिया गया। यह प्रयोगवादी कविता प्रगतिवादी काव्यधारा के साथ विकसित हुई और नई कविता में विलीन हो गई। प्रयोगवाद के नामकरण के विषय में स्पष्टता और सार्थकता नहीं है, क्योंकि साहित्य में प्रयोग तो सदा से ही होते आए हैं, किंतु ये प्रयोग इन कवियों के साधन नहीं अपितु साध्य है। प्रयोगवादी कविता के प्रमुख कवि हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन के, श्री गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, डॉक्टर रामविलास शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर, नरेश कुमार मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय। इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। सबसे पहले है मध्यम वर्गीय समाज का चित्रण। प्रयोगवाद का सत्य अधिकांश मध्यम वर्गीय समाज का सत्य है। प्रगतिवादी कवि ने शोषित वर्ग के सत्य को उजागर किया था, तो प्रयोगवादी कवि ने मध्यम वर्गीय समाज के जीवन सत्य को उद्घाटित किया है। प्रयोगवादी कवि भारत भूषण अग्रवाल का कथन है कि उनकी कविताओं में मध्यम वर्गीय मन की छटपटाहट आपको मिलेगी। एक उदाहरण के द्वारा उन्होंने समझाया है कि ठंडे चूल्हे बर्फीले पीले बर्तन, अक्षय से पीड़ित घायल पायल से सिल लोटे, अध जले तवे काले, कुरूप नंगे चिमटे, ओंधे अंबर की खाई सी गहरी, कढ़ाइयों की खन खन। दूसरी इसकी प्रमुख प्रवृत्ति है वो है अहम की अभिव्यक्ति की प्रवृत्ति। प्रयोगवादी काव्य कल्पनाशील अथवा भावुक न होकर जटिल और बौद्धिक है। अहम ही उसका केंद्र बिंदु है। आगे ने भी इस तथ्य को स्वीकारा है। नेक्स्ट है इसकी जो विशेषता वो है अनास्थावादी दृष्टिकोण। इस युग के कवियों का समाज एवं साहित्य के परंपरागत मूल्यों में विश्वास नहीं है। आगे की माहीवाल कविता में अनास्थावादी दृष्टिकोण उभर कर सामने आता है। प्रयोगवादी कविता में निराशा, घुटन एवं पीड़ा का व्यापक प्रदर्शन किया गया है। धर्मवीर भारती का कथन है, ऐसा लगता आज की मेरा सारा जीवन नष्ट, ऐसा लगता आज की मेरी सारी साधना भ्रष्ट, मैंने हरदम घोटा अपने सपनों का दम। अगली जो इसकी विशेषता है वो है नास्तिकता। बौद्धिकता और वैज्ञानिक युग से संबंधित प्रयोगवादी कविता में भावनात्मक दृष्टि में विरोध दिखाई देता है। इस युग के कवि का ईश्वर, नियति, देवी शक्तियों आदि में विश्वास नहीं है। वह स्वर्ग और नरक का अस्तित्व भी स्वीकार नहीं करता और ये अस्तित्ववाद में विश्वास रखते हैं। धर्मवीर भारती का जो अंधा युग है वो अस्तित्ववादी ही है और आगे तो एक अस्तित्ववादी कवि हैं। इन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि रात मैंने एक सपन देखा, मैंने देखा गणेश जी टॉफी खा रहे हैं। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है यथार्थ का वास्तविक चित्रण। प्रयोगवादी कविता में छायावादी अलौकिकता, वायव्यपन तथा आदर्शवादिता के स्थान पर लौकिकता, यथार्थवादिता तथा वास्तविकता का चित्रण हुआ है। यही कारण है कि इस कविता में व्यक्ति के साथ साथ उसके परिवेश का भी समग्रता से निरूपण किया गया है। वह सामाजिक विसंगतियों से व्यथित होकर उसका समाधान व्यक्ति के माध्यम से करना चाहता है। समाज कल्याण के लिए वह अपने अहम का विसर्जन करने के लिए भी तत्पर है। वह कहता है कि यह दीप अकेला सन्हे भरा है, गर्व भरा मद माता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है व्यंग्य का प्रयोग। प्रयोगवादी काव्य में व्यंग्य का गहरा पुट है। इन कवियों ने आधुनिक जीवन की विसंगतियों पर और लोगों के बदलते हुए रूपों पर करारे व्यंग्य
किए हैं। विशेषकर धर्म के व्यापार, जीवन का खोखलापन, स्वार्थपरता और शहरी जीवन आदि प्रवृत्तियां कवि के मन में खींच उत्पन्न कर देती हैं। एक जगह पर कविवर अज्ञे ने बोला भी है, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, न होगे, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछो उत्तर दोगे, फिर कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से पाया। तो ये शहरी सभ्यता पर अज्ञे जी ने करारा व्यंग्य किया है। नेक्स्ट है वो है बधेश का चित्रण। नए प्रयोगों की लालसा में इन कवियों ने उन सभी कुरुचियों, आकृतियों और तथा भद्दे दर्शों का भी चित्रण किया है जो समाज और जीवन में व्याप्त हैं। ये कवि काव्य दोषों की परवाह न करके घृणित वस्तुओं का भी वर्णन करते हैं। इनके लिए सुंदर असुंदर का कोई ज्ञान नहीं है। इनका विचार है कि असुंदर और घृणित वस्तुएं मानव जीवन से जुड़ी हुई हैं, अतः कवि उनको त्याज्य नहीं मानता। लेकिन ऐसा करने में कविता में अश्रद्धा उत्पन्न हो गई है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है क्षणवादी भावनाएं। क्षणवादी भावनाओं का प्रयोगवादी कवियों ने खूब चित्रण किया है। इस क्षणवादी विचारधारा के मूल में D.H. लॉरेंस, सातर, अन्य फ्रेंच प्रतीकवादियों के विचार हैं। प्रयोगवादी हिंदी कवि इनके विचारों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं। इस विचारधारा के अनुसार जिंदगी का एक क्षण जो सुख शांति प्रदान करता है वह सारे जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है। तो अज्ञे जी तो क्षण में ही संपूर्णता देखते हैं। एक क्षण में प्रभामान व्याप्त संपूर्णता, इससे कदापि बढ़ा नहीं था। महान बुद्धि जो पिया था अगस्त्य ने। ये क्षण पर ही जोर देते थे, कहते थे इसी अक्षण जो चला हुआ है उसी क्षण को जियो, और उसी की महत्ता पर इन्होंने प्रकाश डाला है। नेक्स्ट है जो इसकी प्रवृत्ति वो है भोगवादी प्रवृत्ति। क्षणवादी विचारधारा के फल स्वरूप प्रयोगवादी काव्यधारा में भोगवादी प्रवृत्ति का जन्म हुआ। फ्रायड का काम सिद्धांत उनके लिए प्रधान जीवन दर्शन बन गया। प्रयोगवादी कवियों ने स्पष्ट और प्रतीकात्मक रूप से काम वासनाओं की अभिव्यक्ति की है। आह मेरा सवास है उत्तप्त, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, प्यार है अभिशप्त, तुम कहाँ हो नारी। नेक्स्ट है भाषा और शब्द चयन। इस कविता में जहाँ एक और विषय के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है वहाँ शैली के क्षेत्र में भी इसे भाषा आदि के माध्यम से विद्रोह व्यक्त किया है। इस काव्य की भाषा सरल और सुबोध है। एक और शब्द चयन में कवि बहुत उदारता के साथ ग्रामीण देश और प्रचलित शब्दों को अपनाता है, तो दूसरी ओर संस्कृत और अंग्रेजी का व्यापक प्रयोग भी करता है। व्याकरण के नियमों से चिपट कर रहना इन्हें पसंद नहीं है, अतः भाषा में नयापन सा आ गया है। इसमें नए क्रियापद भी बनते हैं। नए शब्दों में बतियाना, लंबायित, बिलमान आदि रूप देखे जा सकते हैं। कहीं कहीं नए शब्दों का भी निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है छंद योजना। छंद के क्षेत्र में प्रयोगवाद नए प्रयोग करता है और हर प्रयोग को नया रूप देता है। छंदों के विशेष मात्रिक और वार्णिक रूपों से उसका कोई संबंध नहीं है। इससे कविता में लय और गति का अभाव है और उसमें काव्यात्मकता के स्थान पर गद्यात्मकता आ गई है। एक और लोकगीतों की धुनों के आधार पर कविताओं की रचना हुई, तो दूसरी ओर उर्दू की रुबाइयों और गजलों का प्रभाव भी कविता के शिल्प पर पड़ा है। अंग्रेजी के सोनेट से मिलती जुलती कविता भी प्रयोगवादियों ने लिखी है। यह छंदहीन कविता मुक्त छंद को अपनाती है। प्रिय देखो मेरी ओर कि मेरे गीले कपड़े सूखे, अच्छा आज सुबह के टोस्ट मुलायम क्यों थे। नेक्स्ट है उपमान और प्रतीक। उपमान एवं प्रतीक कविता के अर्थ को व्यापकता प्रदान करते हैं तथा अर्थ में गहनता भी उत्पन्न करते हैं। प्रयोगवादी कविता ने प्रतीक और उपमान अपनाने में भी नवीनता का परिचय दिया है। आज के जीवन और जगत के साथ साथ आम आदमी और वैज्ञानिक क्रियाओं, शब्दों और प्रभाव में भी इस कविता को अपनाया गया है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी प्रतीक और उपमान लिए गए हैं। कुछ कवियों ने परंपरागत प्रतीकों में नया अर्थ भरने का भी प्रयास किया है। मुक्तिबोध के प्रतीकों में ब्रह्म राक्षस, ओरांग उटांग, गांधी, सुभाष, तिलक, रावण, वटवृक्ष आदि प्रतीक प्रसिद्ध प्रतीक हैं और नए प्रतीक भी देखे गए हैं। नए उपमान देखिए, प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया, ऑपरेशन थिएटर सी जो हर काम करते हुए भी चुप है। नेक्स्ट है बिंब विधान।
बिंब विधान के प्रति इन कवियों के मन में विशेष आसक्ति रही है। ये बिंब मानव जीवन, प्रकृति और इससे अलग भी रचे गए राजनीतिक विसंगतियों, आर्थिक स्थितियों, सामाजिक विषमताओं के बिंबों का भी इस काव्य में विशेष स्थान है। मगर मैं जानता हूँ कि मेरे देश का समाजवाद और उसमें बालू और पानी भरा है। स्पष्ट है कि प्रयोगवादी कविता समय की व्यवस्था को और उससे संबंध समस्याओं को अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। इससे नए प्रयोग नवीनता का प्रभाव उत्पन्न करते हैं तथा साथ ही अहम और नगण्य यथार्थ के कारण कहीं कहीं कथ्य कुरूप भी हो जाता है। नवीनता के प्रति विशेष मोह होने से यह काव्यधारा प्रयोग की ही वस्तु बन गई है और इसमें काव्यात्मकता की कमी खटकने लगी है। धन्यवाद।